जय हिंद, नमस्कार। आप सभी भाइयों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं सीजी व्यापम द्वारा जो ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक, जी हाँ, ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक जन परीक्षा अर्थात SAAF एग्जाम जो कि 2018 में लिया गया था। जी हाँ, एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो एग्जैक्ट डेट कब है? जी हाँ, एग्जैक्ट डेट है 23/9/2018। 23/9/2018 को ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक का एग्जाम लिया गया था सीजी व्यापम द्वारा, जिसमें जो फाइनल आंसर जारी किया गया था उसके बाद जो आंसर लिए गए हैं उसी के अनुसार ही हम सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और इसमें छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज, जी हाँ, छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज और भारत लेवल का जनरल नॉलेज के अलावा साइंस के भी प्रश्न हैं और करंट अफेयर के भी प्रश्न हैं। सारे प्रश्न हैं इसमें और 50 प्रश्न हैं। अगले 50 प्रश्न में गणित रीजनिंग का था और एक और 50 प्रश्न, टोटल 150 प्रश्न थे इसमें। वो हिंदी का था। हिंदी पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने जीएस के प्रश्न को शामिल किया है। वो छत्तीसगढ़ और भारत लेवल का भी है इसमें। और ये हम अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो सीनियर ऑडिटर पोस्ट का नाम होता है और असिस्टेंट ऑडिटर पोस्ट का नाम होता है। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन लिखा है उसको दबा दें। इसके अलावा उसके बगल में बेल आइकन का एक बटन है उसको भी प्रेस कर दें। सीजी व्यापम द्वारा सीनियर ऑडिटर और असिस्टेंट ऑडिटर अर्थात SAAF एग्जाम 2018 है, जिसमें जनरल नॉलेज से और छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे गए थे। इन सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह एग्जाम 23/9/2018 को लिया गया था। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन से। यहाँ स्क्रीन पर आपके ऊपर शो हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछा गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में एक मानक बोरा में कितना तेंदुपत्ता पत्तियां रखी जाती है? जी हाँ, एक जो मानक बोरा होता है इसमें कितनी तेंदुपत्ती की पत्तियां रखी जाती है ये पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन अर्थात 50,000। जी हाँ, 50,000 पत्तियां रखा जाता है एक मानक बोरा में। आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे ही एग्जाम सीजी व्यापम द्वारा पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आगामी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। ये प्रश्न है हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, यह पहला है, देख सकते हैं पहला, सीएनजी की तरह यह प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन कहा गया है कि सीएनजी की तरह यह प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है एवं शीतलक की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन में कहा गया है कि हाइड्रोकार्बन की तरह यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता, तो ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है इंजन में उपस्थित मीथेन के दहन को त्वरित करने के लिए यह एक प्रबल उत्तेजक है, ये भी सही है। अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। ये है निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों पर विचार कीजिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अप्सरा, साइरस, जर्लिना, पूर्णिमा। ये चारों नाभिकीय संयंत्र है, आपको ध्यान में रखना होगा। जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अप्सरा, ये तो भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र है जो कि महाराष्ट्र के ट्राम्बे में स्थापित किया गया था। कहाँ? महाराष्ट्र के ट्राम्बे में। यहाँ लेकिन प्रश्न दूसरा पूछा गया, देखेंगे तो कौन सा नाभिकीय संयंत्र पूर्ण रूप से जनवरी 2011 में बंद कर दिया गया है? तो साइरस है इसका करेक्ट आंसर अर्थात 2। और इसमें आप देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है एक खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है, अर्थात एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी जो होती है वो किसके किसके मध्य होता है ये पूछा गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी को एक खगोलीय इकाई औसत दूरी कहते हैं, अर्थात यह ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। यह प्रश्न है कृषि भूमि में मीथेन को छोड़कर कौन सी
हरित गृह गैस उत्पन्न करता है, अर्थात कौन सा कृषि भूमि में मीथेन गैस को छोड़कर कौन सी हरित गैस उत्पन्न करता है, यह पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इसके बाद आ चुका प्रश्न, ये प्रश्न है ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार है। जी हाँ, ओजोन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, अंटार्कटिका। जी हाँ, अंटार्कटिका में ओजोन परत छिद्र हो रहे हैं जो कि सूर्य से आने वाली, जी हाँ, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को अवशोषण करती है, पराबैंगनी किरणें। अगर उसमें छिद्र हो जाएंगे तो सीधे हमारे त्वचा पर पड़ेंगे, जमीन पर पड़ेंगे, तो हमें कौन सा रोग होने लगेगा, त्वचा कैंसर होने लगेगा। जो अल्ट्रावायलेट किरण रहते हैं वो हमारे त्वचा को जलाने लगते हैं। तो ओजोन परत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो ये छिद्र कहाँ पर विस्तारित हो रहे हैं, तो ये अंटार्कटिका में हो रहे हैं। आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओजोन छिद्र। इसके बाद अगला 7वां प्रश्न है, ये प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक एवं नगरीय निकाय द्वारा अपशिष्ट जल को प्राकृतिक जल में बहने के लिए BOD की सीमा क्या है। जी हाँ, BOD की सीमा क्या है, यह पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ppm में ये मापा गया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आ चुका है 8वां प्रश्न, अलकनंदा क्रूज सेवा निम्नलिखित में से किस शहर में आरंभ की गई है। जी हाँ, अलकनंदा क्रूज सेवा किस शहर में आरंभ की गई है, करेंट टॉपिक से है और बेसिक नॉलेज भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये वाराणसी में प्रारंभ किया गया है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, चौथा बिमस्टेक सम्मेलन। जी हाँ, चौथा बिमस्टेक सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ है। ये 2018 का है, ध्यान देंगे, ये 2018 में प्रश्न पूछे गए हैं, अभी का नहीं है। तो जो चौथा बिमस्टेक सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था नेपाल में। जी हाँ, नेपाल में हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद ये भी करेंट का आंसर है, करेंट का है प्रश्न। इसके अलावा जो नीचे और दिया हुआ है ये सारे करेंट का आप इसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पूछा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे तो कौन सा टॉपिक से, एशियाई खेल से। तो खेल से आप जरूर प्रश्न आएंगे आने वाले एग्जाम में, तो आप खेल के प्रश्नों को जरूर याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो हम बता देते हैं। 2018 के एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8वां स्थान था। और फिल्म फेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 63वें फिल्म फेयर का में जो अवार्ड था उसमें उत्कृष्ट फिल्म कौन सी थी, ये पूछा गया है। तो ये इसका है हिंदी मीडियम। और ये करेंट का टॉपिक है, इसलिए चेंज होते रहते हैं। इस क्वेश्चन का तो आंसर सी है, लेकिन ये करेंट का टॉपिक है, बेसिक नॉलेज नहीं है। इसके अलावा जो 12वां प्रश्न है ये भी करेंट का है। 2018 में जो पद्मश्री सम्मान दिया गया था छत्तीसगढ़ से, तो ये बेसिक नॉलेज भी हो जाता है कि श्यामलाल चतुर्वेदी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, उसे किस वर्ष में पद्मश्री सम्मान दिया गया, तो 2018 में। और इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो साहित्य और शिक्षा। ध्यान देंगे, साहित्य और शिक्षा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, इस राज्य को फिरोजपुर से जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम क्या है। जी हाँ, इस राज्य को फिरोजपुर से जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम क्या है, यह पूछा गया है। ये बहुत ही अच्छा नॉलेज है, छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, अंत्योदय एक्सप्रेस। ध्यान में आपको रखना होगा, अंत्योदय एक्सप्रेस जो कि छत्तीसगढ़ को फिरोजपुर से जोड़ता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है, इनमें से कौन इस राज्य से राज्यसभा के सदस्य हैं। जी हाँ, कौन इनमें से राज्यसभा के सदस्य है, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, रामविचार नेताम। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राज्यसभा सदस्य हैं, तो 5। जी हाँ, 5 सदस्य है राज्यसभा सदस्य। 5 का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जी हाँ,
आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ में जो 5 राज्यसभा सांसद है और 11 लोकसभा सांसद है, इसके अलावा जो मंत्रिमंडल में है, विधानसभा में मंत्री है, उनको तो आप जरूर से जरूर याद करें, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न बनते ही हैं। 15वां प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है स्वच्छता सर्वेक्षण में इस राज्य के किस शहर को, जी हाँ, किस शहर को वर्ज्य पदार्थ के प्रबंधन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? जी हाँ, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, यह पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है वृहदत्त। आपको याद रखना होगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो वृहदत्त है। अगला 17वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले अब्दुल रज्जाक निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत था? आप आंसर को एक बार गैस करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, उसके बाद हम बताएंगे। हमने अभी तक नहीं बताया था, हम सीधे आपको आंसर बता दे रहे थे कि कई लोगों द्वारा यही कमेंट किया जा रहा था कि आप सीधे आंसर बता दें, विस्तार से ना बताएं, लेकिन हम थोड़ा सा विस्तारित भी बता देते हैं। एक बार आप अपना आंसर गैस करेंगे, उसके बाद हम करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन फारस। अब्दुल रज्जाक फारस का निवासी था। अगर देश हम कहें तो एग्जैक्ट देश मोरक्को देश आता है, क्योंकि मोरक्को देश को भी व्यापम द्वारा पूछ लिया गया है कि अब्दुल रज्जाक किस देश से बिलोंग करते थे। तो फारस देश है, फारस देश नहीं है, ये खाड़ी का नाम है, तो उसी वहीं पर है मोरक्को देश जहां से बिलोंग करते थे। 18वां प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इनमें से किसने बहावी आंदोलन का सूत्रपात किया था? जी हाँ, बहावी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, यह पूछा गया है 18वें प्रश्न में। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। जी हाँ, सैयद अहमद खां इसका करेक्ट आंसर है। अगला 19वां प्रश्न है, आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? यहां 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपना आंसर गैस करेंगे इसमें सही आंसर क्या है। जो आदि शंकराचार्य है, इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो द्वैतवाद आता है, ये मध्वाचार्य है। आपको कैसे भी सभी को याद रख सकते हैं। विशिष्ट में रामानुजाचार्य आता है, तो ऐसे ऐसे शुद्ध द्वैतवाद में क्या आता है, तो वल्लभाचार्य आता है। तो आप सभी को याद रखना होगा, जो दर्शन दिए हैं उसको, एक ही को नहीं रखना है, आपको सारे टॉपिक को याद रखने होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर, यह है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक चट्टान को तराश कर बनाया गया है? जी हाँ, एक ऐसा मंदिर कौन सा जिन्हें केवल एक चट्टान, जी हाँ, ओनली एक चट्टान को काट काट कर बनाया गया है, अर्थात तराश कर बनाया गया है। तो यह है कैलाश मंदिर एलोरा। जी हाँ, कैलाश मंदिर एलोरा, जो कि एक पत्थर अर्थात एक चट्टान को तराश कर बनाया गया है। यह ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में इनमें से किसे सृष्टि का निर्माणकर्ता माना जाता है? जी हाँ, किसे सृष्टि का निर्माणकर्ता माना जाता है, यह पूछा गया है। और सीजी पापम द्वारा जो आंसर लिया रहा था उसी के अनुसार ही हम आपको बताते हैं, यह है हिरण्यगर्भ। जी हाँ, हिरण्यगर्भ को सृष्टि का निर्माणकर्ता माना जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद है अगला प्रश्न, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का पारंपरिक युवा गृह घोटुल कहलाता है? जी हाँ, घोटुल को कई बार पूछ लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, घोटुल को कई बार पूछ लिया गया है और इस बार भी पूछा गया है सहायक सम परीक्षक, इसके अलावा ज्येष्ठ सम परीक्षक एग्जाम में। इसके अलावा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुरिया। जी हाँ,
मुड़िया जनजाति का युवा गृह होता है घोटुल। अगर इसे मुड़िया कहे तो भी हम गलत नहीं है, क्योंकि व्यापम जब भी एग्जाम लेता है तो र को र लिख देता है। जैसे ये मुड़िया हम बुक में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या लिख दिया है, तो मुड़िया लिख दिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न है, इस राज्य के बस्तर के दशहरा पर्व में रथ यात्रा के दौरान इनमें से किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है? जी हाँ, किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। और बस्तर का जो दशहरा होता है कितने दिन का होता है? 75 दिन का होता है। 75 दिन का होता है और श्रावण अमावस्या से स्टार्ट होता है और अश्विन में समाप्त होता है। टोटल 75 दिन, जो कि विश्व प्रसिद्ध दशहरा होता है। अगला 24वां प्रश्न है, इस राज्य की गौड़ जनजाति द्वारा फाल्गुन, जी हाँ, फाल्गुन मास में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? फाल्गुन माह में गौड़ जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मेघनाद पर्व मनाया जाता है। जी हाँ, मेघनाद पर्व मनाया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद आ चुका है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 25वां प्रश्न, जो कि छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से जुड़ा प्रश्न है। यह प्रश्न है, इनमें से इस राज्य के छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मरजात के लेखक कौन है? जी हाँ, कुल के मरजात के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन केयर भूषण। जी हाँ, आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सी व्यापम हो चाहे पीएससी के हो या पुलिस भर्ती, जो भी एग्जाम दिला रहे हैं आप, तो आप छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक नोट्स जरूर बनाएं और इस टॉपिक से ये प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप कलेक्शन करेंगे अपने नोट्स में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। ये प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बांस शिल्प कला अपनी उत्कृष्टता पर पहुंची है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बस्तर। जी हाँ, बस्तर में बांस शिल्प कला बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इस राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप आंसर गैस करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कुंभ का मेला नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में जो कुंभ मेला होता है वो ऐसे कुंभ मेला होता है राजिम में, जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं पूरे भारत स्तर पर। वो आयोजन छत्तीसगढ़ में नहीं होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो विशेषताएं वो क्या है? छत्तीसगढ़ की लोकगीत एवं लोक नृत्य, लोक साहित्य एवं लोक मंच, लोक संगीत एवं मेले, यह छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति की विशेषताएं है। अगला प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न है, इस राज्य में राजिम में स्थित, जी हाँ, राजिम में स्थित राजीव लोचन मंदिर बनवाने वाला राजा बिलासतुंग है। निम्न में से किस राजवंश से है? जी हाँ, बिलासतुंग को कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जी हाँ, कि बिलासतुंग किस वंश से संबंधित है और राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? बहुत ही ज्यादा बार रिपीट होने वाले प्रश्न है ये प्रश्न। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नल वंश। जी हाँ, बिलासतुंग नल वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया था? आप आंसर को गैस करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कोटपाड़ की संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान इस राज्य में जंगल सत्याग्रह हुए? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान इस राज्य में जंगल सत्याग्रह हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका
करेक्ट आंसर है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। जी हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए हैं। तो ये तो गलत ऑप्शन यहाँ लिया हुआ है। अगर आप सीजी व्यापम द्वारा लेकर देखेंगे तो जो जंगल सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? ये भी 1930 में हुआ था। लेकिन जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था ये 1940 में हुआ था। तो ये गलत ऑप्शन लिया हुआ है। सीजी व्यापम द्वारा भी कई सारे प्रश्न को गलत लिए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है ये सूची मिलान से है कि यहाँ पर नदी दिया हुआ है, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ हिमालय जो 4 भागों में बांटा गया है उसको दे दिया गया है कि किस नदी के मध्य स्थित है। ये हमें सही जोड़ी मिलान करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो क्या आता है? असम हिमालय। असम हिमालय किस नदी पर है? तो असम हिमालय सिंधु से सतलज नदी के मध्य है, अर्थात चौथा में आएगा। सिंधु से सतलज नदी के मध्य है असम हिमालय। इसके बाद आप देखेंगे तो ऊपरी तरफ में है क्या हिमालय? पंजाब हिमालय। जी हाँ, सबसे ऊपर में क्या है? तो पंजाब हिमालय है। तो पंजाब हिमालय में क्या आएगा? सतलज से काली नदी, सॉरी काली से तीस्ता नदी आएगा, ये पंजाब हिमालय। इसका करेक्ट आंसर हम यहाँ आपको क्लियर करते हैं। जो पंजाब हिमालय ये कहाँ है? तो सिंधु से सतलज है, अर्थात क्या आएगा? डी में यहाँ पर दिया हुआ है, डी में 4 आएगा। जी हाँ, डी में 4 आएगा। तो इसमें ऑप्शन में है और इसमें है। इसके बाद आता है कुमायूं हिमालय जो कि सतलज से कहाँ है? काली नदी। तो ये है सही। बी में क्या आएगा? 2 आएगा। तो बी में 2 किस में है? इसमें है। और जो नेपाल हिमालय है वो है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। नेपाल हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र है यहाँ पर। और असम हिमालय, जो असम हिमालय है वो है काली से तीस्ता नदी। इस तरह से ये बढ़ता है। सॉरी दोस्तों, सॉरी, इसमें 2 मिस्टेक हो गया। जो असम हिमालय है वो बीच में है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? हमने जो जमाया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ सबको सही जमा दिया गया है। जो असम हिमालय है वो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र है, कुमायूं हिमालय सतलज से काली है, नेपाल है काली से तीस्ता, और पंजाब है सिंधु नदी से सतलज नदी। तो इसमें कैसे जमाया गया है सभी को देखते हैं। 1 2 3 4, इसका ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था। लेकिन जो आप व्यापम का आंसर देखेंगे, 2018 के ये प्रश्न है, तो इसमें सी आंसर लिया गया है, जो कि गलत बात है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत क्या है? जी हाँ, पूरे भारत में पूछा गया है कि साक्षरता कितना है। तो आंसर है सी ऑप्शन है 65.46, इसका करेक्ट आंसर है। कई सारे प्रश्न को थोड़ा सा गलत लिया हुआ है, बाकी सभी प्रश्न इसमें सही लिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे तो शिव भूमि एवं मंडी जिले में पाए जाने वाले लौह व अयस्क का प्रकार क्या है? तो इसका आंसर है मैग्नेटाइट। उच्च किस्म के लौह अयस्क पाए जाते हैं। लौह अयस्क के 4 प्रकार के अयस्क होते हैं, जिसमें सबसे उच्च होता है मैग्नेटाइट अयस्क। उसके बाद दूसरा होता है हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, फिर लेटेराइट। तो यहाँ 4 प्रकार के लौह अयस्क होते हैं। तो इनमें से सबसे उच्च किस्म का होता है ए ऑप्शन मैग्नेटाइट, और यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। चवर ढाल स्थित है। जी हाँ, चवर ढाल कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो ये है हसदेव मांड बेसिन में। जी हाँ, हसदेव और मांड नदी है जिसके बेसिन में है चवर ढाल। तो इसी प्रश्न को पूछ लिया गया है। इसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। जी हाँ, कौन सा वाला क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा है क्षेत्र है ये पूछा गया है। तो ये है जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन, इसका करेक्ट आंसर लिया गया है सीजी व्यापम द्वारा। जी हाँ, यही इसका करेक्ट आंसर है। जसपुर नगर तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, हम जानते ही हैं। इसके अलावा दंडकारण्य प्रदेश में नारायणपुर का जो एरिया बुझ मनाता है वो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थल है। इसके अलावा नारायणपुर का ही भानु प्रतापपुर कांकेर एरिया सबसे ज्यादा वर्षा वाला तहसील एरिया है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनता है।
इसके बाद अगली बार फिर से एक सही जोड़ी मिलान वाला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे तो बारसूर में क्या है, मामा भांजा मंदिर। जी हाँ, बारसूर में क्या है, मामा भांजा मंदिर। और केशकाल घाटी किसे कहते हैं, तो फूलों की घाटी केशकाल घाटी है कोंडागांव में। ये बारसूर जो है दंतेवाड़ा में है मामा भांजा मंदिर, और केशकाल घाटी जो कोंडागांव में है फूलों की घाटी। बलौद में है गंगा मैया मंदिर, और लोरमी मुंगेली में है खड़िया बांध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इस तरह से हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित को क्रम से रखिए। जी हाँ, हमें इसे क्रम से जमाना होगा कि पहले पर क्या आता है, दूसरे पर क्या आता है। इस तरह से अगर हम प्रस्तावना को एक बार पढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉरी हम थोड़ा रुक गए थे, हम एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद आप इसमें देखेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संपर्क होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इनमें से कौन कौन सा क्रम से आ रहा है ये पूछा गया है। तो आपने पढ़ा कौन कौन से इसमें से क्रम से आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद समता, फिर भातृत्व। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मान लीजिए प्रधानमंत्री राज्यसभा का एक सदस्य है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मान लो राज्यसभा का सदस्य है और राज्यसभा एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं करता है तो क्या होगा। जी हाँ, तो क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। अर्थात यहाँ क्या होगा, दो ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, कोई त्यागपत्र नहीं देगा, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत करेगा, यही कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्व-विवेक शक्ति नहीं है। जी हाँ, राष्ट्रपति का स्व-विवेक शक्ति कौन कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो हम इसमें ऑप्शन के अनुसार सबको कलेक्शन करते जाते हैं, जिसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अर्थात जो पहला है ये स्व-विवेक शक्ति नहीं है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना यह स्व-विवेक शक्ति नहीं है, ये संविधान के द्वारा दिया गया है। जो दूसरा दिया हुआ है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, यह भी स्व-विवेक शक्ति नहीं है। जो प्रधानमंत्री द्वारा कहा जाता है कि आप इसको शपथ दिलाइए, इन्हें मंत्री परिषद का सदस्य नियुक्त कीजिए, तो वो प्रधानमंत्री पर निर्भर रहता है। अगला पांचवा कहा गया संसद का सत्र बुलाना, ये भी राष्ट्रपति के स्व-विवेक नहीं है। प्रधानमंत्री के कहने पर और मंत्री परिषद के कहने पर संसद का सत्र बुलाए जाते हैं। इसके बाद विदेश यात्रा करना, ये भी स्व-विवेक की शक्ति नहीं है। तो ये चारों आपको लिख कर रखना होगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सारे सत्र। 40वां प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या के विषय में क्या सही है। जी हाँ, ग्राम पंचायत में कितना होते हैं तो 10 से 20 ये सही है। ग्राम पंचायत में ये बात गलत है, ये गलत हो गया। और जनपद पंचायत में 10 से 25 ये सही है, ये वाला गलत हो गया 10 से 35। और जिला पंचायत में, जी हाँ, जिला पंचायत में कितना होता है तो 10 से 35 ये सही है। जिला पंचायत में 10 से 35 ये वाला गलत है। तो कौन कौन सा सही हुआ, 1, 3 और 6। तो 1, 3 और 6 सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है और ये प्रश्न है ग्राम सभा से जुड़े प्रश्न। यहाँ पूछा गया है ग्राम सभा की बैठक के विषय में सही क्या है। जी हाँ, इनमें 6 ऑप्शन दिया हुआ है टोटल
और इनमें से कौन कौन सा सही है यह हमें करेक्ट करना है। अगर हम बात करेंगे, यह कहा गया है कि प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में बैठक होगी, ये भी सही है। ग्राम पंचायत के ग्राम मुख्यालय में होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। कलेक्टर की अध्यक्षता कर सकता है, कलेक्टर बैठक की अध्यक्षता कर सकता है, ये गलत है। जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है जो हमने आपको बताया, बाकी सब जो दिया हुआ है ये गलत है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस तरह से शो हो चुका है। यह प्रश्न है, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष सामान्य संवर्ग का है तो उपाध्यक्ष किस संवर्ग से चुना जाएगा? जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, यही आंसर लिया गया है। लेकिन अगर सामान्य वर्ग से अगर अध्यक्ष होता है तो जो उपाध्यक्ष होगा वो जरूरी होता है कि वो अन्य वर्ग से रहे, चाहे वो एसटी रहे या एससी रहे या ओबीसी रहे। लेकिन ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं लिया गया है, क्योंकि तीनों में से कोई एक हो सकता है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर लिया गया है। इनमें से कोई एक कहता तो वो अलग है, उपरोक्त में से कोई एक, जी हाँ ये सही है, मैंने पढ़ने में थोड़ा गलत किया। उपरोक्त में से कोई एक हो सकता है, तीनों में से कोई एक उपाध्यक्ष हो सकता है। इसके बाद ये करेंट के टॉपिक से पूछा गया है अगला प्रश्न। करेंट का टॉपिक का हम अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि इससे जुड़े ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि करेंट टॉपिक का रहेगा। ये पूरा आप आगे का इस तरह से प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर यह आ चुका है कि छत्तीसगढ़ राज्य को औद्योगिक पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज हो सकते हैं छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से, इस पर हम क्लियर कर देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 4। जी हाँ, आप इसको नोट करके रखें, छत्तीसगढ़ के जो सामान्य ज्ञान के आप नोट्स बना रहे हैं उसमें। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हैं। इस पर हमने एक अलग ही वीडियो बना दिया है, कृषक जीवन ज्योति योजना जो लागू हुआ है उस पर। छत्तीसगढ़ राज्य में किस तिथि को, जी हाँ किस तिथि से कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई है? जी हाँ 47वें नंबर का ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 2009। जी हाँ, ये करेंट नहीं है, बेसिक नॉलेज है। 2 अक्टूबर 2009 को कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस प्रमुख खनिज का उत्पादन एवं मूल्य दोनों में भारत में सबसे अधिक योगदान है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 3। जी हाँ 3 का है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? जी हाँ, द्वितीय क्षेत्र में कौन नहीं आता है यह पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है खनन उत्खनन को द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। यह प्राथमिक क्षेत्र के तहत आता है, खनन उत्खनन। ध्यान देंगे, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, निर्माण ये सभी आते हैं। यहाँ अगला प्रश्न 50वां प्रश्न आ चुका है, छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? जी हाँ, दूसरा प्रमुख फसल कौन सा है यह पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है चना। जी हाँ, चना दूसरा प्रमुख फसल है, यही करेक्ट आंसर लिया गया है। जबकि हम यहाँ अगर आंसर लगा दे तो गेहूं को लगाते, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं लगाना है गेहूं। ओवरऑल भारत में गेहूं लगाना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चना आपको लगाना है।